सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में हम 3 खबरें डिस्कस कर रहे हैं। पहली जो खबर है इसमें हम बात करेंगे बोको हराम पर। देखेंगे आखिर बोको हराम क्या है, क्यों चर्चा का कारण बना हुआ है, इसको रोकने के किस प्रकार के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। वहीं जो दूसरी खबर है इसमें हम बात करेंगे जेट जीरो योजना। देखेंगे आखिर यह जेट जीरो योजना कहाँ की है, किसके द्वारा लाई गई है, इसके लक्ष्य क्या है और क्या यह जो लक्ष्य रखे गए हैं ये अचीव हो पाएंगे कि नहीं। वहीं जो तीसरी खबर है इसमें हम बात करेंगे बैंकों के निजीकरण के विचार पर, अर्थात जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं इनके निजीकरण का एक विचार प्रस्तुत किया जा रहा है। सरकार की मंशा ऐसी है कि वह इनका निजीकरण करके जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है इसमें कुछ रिफॉर्म लाना चाहती है। तो इन सभी टॉपिक को हम डायनेमिक तरीके से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बोको हराम पर। आप बोको हराम पर हम बात करें उससे पहले एक मैप देख लीजिए। ये मैप जो आपके स्क्रीन पर अब दिखाई दे रहा है, एक देश दिखाई दे रहा होगा आपको नाइजीरिया, और देखिए नाइजीरिया से लगा हुआ एक देश दिखाई देगा बेनिन। उसके बाद देखिए फिर आपको नाइजर लिखा दिखाई देगा, चाड दिखाई देगा और कैमरून। कुल मिलाकर अगर ये नाइजीरिया जो देश आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोई आतंकी संगठन अगर अपने पैर पसारता है और वह अपनी आतंकवादी गतिविधियों से यहाँ की सेना से लड़ता है, तो आगे चलकर उसका जो आतंकी प्रभाव है इन सभी देशों में दिखाई देगा जो इसके साथ सीमा साझा करते हैं। और न सिर्फ दिखाई देगा बल्कि दिखाई देने लगा। यहीं पर एक संगठन है जिसका नाम है बोको हराम और उसी से संबंधित ये पूरी खबर है। तो कुल मिलाकर ये मैप आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ये नाइजीरिया का मैप, इसका उत्तरी भाग देख लीजिए किससे लगता है, आपके नाइजर से लगता है, और उत्तर पूर्व में देखेंगे तो चाड से लगता है, और ये जो दक्षिणी भाग है ये कैमरून से लगता हुआ दिखाई देगा। और यह देखिए इसको मैंने ग्रीन कलर से इस देश को दिखाया है। हालांकि यहाँ पे ग्रीन जैसा कुछ अच्छा तो नहीं है, लेकिन ये अलग से पहचान में आए इसके कारण इसको दिखाया गया। अब आइए इसके थोड़ा सा ये लड़ाके जो संगठन हैं इनको देखिए। ये लोग हैं जिनके संगठन का नाम है बोको हराम, और ये जो संगठन है आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे कि ये किसी देश के आर्मी के हैं, लेकिन ये आर्मी के लोग नहीं हैं। ये दरअसल क्या है, बोको हराम के लड़ाके हैं। कई बार यह जो है कि चेहरा ढककर भी सामने आते हैं, और कई बार जो है यह आर्मी की फौज में या पुलिस के भेष में कई तरह की गतिविधियों में अंजाम होते हैं, लेकिन है क्या है, ये लड़ाके संगठन। अब देखिए इस संगठन की कुछ बातों को समझ लीजिए, अपने आप टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा और यह समझ में आ जाएगा इनका उद्देश्य क्या है। तो देखिए इनकी जो इनका संगठन है उसकी कई कुछ बातों का मैं जिक्र कर रहा हूं, और जितनी लाइनें अब आएंगी इसी संगठन से जुड़ी हैं। यह कहते क्या हैं, जो भी अल्लाह की कही बातों पर अमल नहीं करते हैं वे पापी हैं, चाहे वह इस्लाम धर्म के मानने वाले हों या फिर गैर इस्लाम धर्म के मानने वाले हों। अगर वह अल्लाह की बताई गई बातों को अमल नहीं करते या उससे अलग आचरण करते हैं तो सभी लोग पापी हैं। मुसलमानों को धर्मनिरपेक्ष शिक्षा लेना वर्जित है, मतदान करना वर्जित है। किसी भी प्रकार का जो पश्चिमिक सामाजिक या राजनीतिक कॉन्सेप्ट है, विचारधारा है, या फिर जो उनका पहनावा है या उनकी संस्कृति है उसको अपनाना वर्जित है। यहाँ तक कि पैंट पहनना, टी शर्ट पहनना भी वर्जित है। इसके बाद ये कहते हैं कि यह जितना कुछ वर्जित है, यह जो भी इसमें शामिल होगा वह तो इनसे बचेगा ही, साथ ही साथ जन्नत में जाने के लिए पापियों को बेरहमी से मारना, गला काटना, आत्मघाती हमला का सहारा लेना सब कुछ जायज है। अर्थात अगर इनके हिसाब से कोई व्यक्ति अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहा है तो यह उसका गला काट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उस पर कोई भी उनको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि इन्होंने इसकी व्याख्या इसी रूप में की है। और साथ ही साथ यह चाहते हैं एक ऐसे देश का हम निर्माण करें जहां पर अल्लाह के मानने वाले लोग उस देश को चलाएं, और वहां पर वही लोग हैं जो अल्लाह को मानते हैं। इनके अनुसार पूरे विश्व में इस्लाम धर्म में कई प्रकार की अशुद्धियां आ गई हैं, और इन अशुद्धियों का सफाया करने की जिम्मेदारी यह अपने ऊपर मानते हैं।
और इसी के लिए इन्होंने एक संगठन का निर्माण किया है जिसका नाम है बोको हराम। ये बोको हराम संगठन वहीं नाइजीरिया का ये संगठन है। बोको का मतलब होता है फर्जी या नकली, दूसरा हराम शब्द है, इसका अर्थ होता है कि जो चीजें वर्जित हैं उसका प्रयोग ना करना। तो देखिए शब्द क्या है, बोको का मतलब फर्जी या नकली, तो उन सभी चीजों को हमें अवॉइड करना है जो कि फर्जी या नकली है। फर्जी और नकली क्या है कि आप जो है कि लिबरल एजुकेशन ले रहे हैं, आप धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप जो है कि विज्ञान की बात करते हैं, आप अल्लाह की बातों में तर्क को लाते हैं, ये सभी चीज़ें क्या है, फर्जी हैं। मतदान का जो तरीका है वो फर्जी है, वह जो शासन का तरीका जो आज जिसको डेमोक्रेसी के नाम से हम जानते हैं, ये सब फर्जी थे। दूसरा इनका शब्द क्या है, हराम, इसका मतलब है वह कुछ भी नहीं करना जो वर्जित है इस्लाम के अनुसार। तो इनके अनुसार कहना यह है कि जो कुछ भी वर्जित है उसको हमें नहीं होने देना है, क्योंकि अगर वह होता है तो इससे अल्लाह नाराज होते हैं। और इसी के लिए इन्होंने क्या किया, हथियार उठाया, और हथियार उठाकर इन्होंने क्या किया, एक संगठन बना। यह जो संगठन पहले बना यह नाइजीरिया के उत्तरी राज्य जो कि बोर्नो स्टेट है, बोर्नो स्टेट जैसे मैंने आपको दिखाया नाइजीरिया का नॉर्थ भाग नाइजर के पास, तो वहाँ पर एक बोर्नो स्टेट है, वहाँ पर इसकी उत्पत्ति हुई। और जब इसकी उत्पत्ति हुई थी ये समय काल था वर्ष 2002 का, और इसको बनाने वाले थे एक मुस्लिम धर्मगुरु मोहम्मद यूसुफ। अर्थात ये जो मुस्लिम धर्मगुरु थे इनके हिसाब से नाइजीरिया में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का प्रयोग करना, डेमोक्रेसी के आइडियाज बना, हालांकि वहाँ की सरकार भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके जो हम एक सरकार की संरचना देखते हैं सब इसके खिलाफ हैं। वहाँ पर शिक्षा के खिलाफ हैं, लोगों में शिक्षा ना लेने का इन्होंने जो डर पैदा किया है वो ये है कि वहाँ पर दो धनाढ़ परिवार हैं, जो संपन्न परिवार हैं, वो भी अपने बच्चों को शिक्षा के लिए नहीं भेजते, क्योंकि कब उन बच्चों को मार दिया जाए कुछ पता नहीं है। कुल मिलाकर मुस्लिम धर्मगुरु थे, तो स्वाभाविक है इनके अंदर में कुछ जरूर ऐसे लोग होंगे जो इनकी आइडियोलॉजी पर भरोसा करते होंगे, और इन्होंने क्या किया, वर्ष 2002 में बोको हराम संगठन का स्थापना। इसका संगठन का जो आधिकारिक नाम है वह है जमाते अहली सुन्ना लिदावती वल जिहाद, जिसका सामान्य अर्थ यह है पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा और जिहाद को फैलाने के लिए प्रतिबद्ध लोगों का समूह। अर्थात इन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य क्या है, पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा और जिहाद की विचारधारा को सभी तक पहुंचाना। इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक संगठन का निर्माण। प्रारंभ में इन्होंने क्या किया, एक धार्मिक कॉम्प्लेक्स बनाया है जिसमें मस्जिद भी थी, और बच्चों को धार्मिक शिक्षा लेने के लिए जो कि जिस प्रकार की शिक्षा इनके हिसाब से अलाउड थी, अर्थात जिस प्रकार का इनको लगता था कि इस्लाम की यही सही व्याख्या है, उसके हिसाब से शिक्षा लेने की व्यवस्था इन्होंने की। प्रारंभ में क्या हुआ, जब इन्होंने धार्मिक शिक्षा पर बात की तो लोगों को लगा चूंकि यहाँ पे धर्म की शिक्षा दी जाएगी तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने, और साथ नाइजीरिया और साथ ही साथ पड़ोसी देशों के लोगों ने भी अपने बच्चों को यहाँ भेजा। लेकिन जो यह मोहम्मद यूसुफ थे, इनकी मंशा सिर्फ शिक्षा देना नहीं था। उसने क्या किया, इस पूरा जो कॉम्प्लेक्स था इसका प्रयोग ऐसे बच्चों और बच्चियों को अपने से जोड़ने के लिए किया जो जिहाद कर सकते थे, जो इसके एक इशारे पर अपनी भी जान दे सकते थे और दूसरे की भी जान ले सकते थे। धीरे धीरे ये संगठन बढ़ने लगा और इसका आतंक भी, यह आए दिन पुलिस और जो है कि सेना से लड़ने लगे और पश्चिमी शिक्षा, वेशभूषा और उन सभी लोगों को मारने लगे जो किसी भी तरह से पश्चिमी संस्कृति का पालन करते हैं। वर्ष 2009 एक टर्निंग पॉइंट आता है और इसमें क्या हुआ, वर्ष 2009 में बोको हराम ने एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया। इसमें कई पुलिस वाले भी मारे गए। प्रतिक्रिया स्वरूप पुलिस वालों ने भी कार्रवाई की और उसमें बोको हराम के भी हजारों समर्थक मारे गए। कुछ दिन के लिए तो यह शांत हो गए, लेकिन इसी बीच जो हमला हुआ, पुलिस ने जो प्रतिक्रिया की अपने ऊपर हुए हमले के बाद, तो यहाँ पे क्या हुआ, मोहम्मद यूसुफ को 2009 में ही पकड़ लिया गया और पकड़कर उसको मार दिया गया। और जब मारने की खबर है उसको टीवी पर प्रसारित किया गया और कहा यह गया
कि अब जो है कि बोको हराम समाप्त हो गया है और उसकी आइडियोलॉजी को लोगों के सामने लाने का बात कही गई, लेकिन अभी ये समाप्त नहीं हुआ था। इसके बाद नेतृत्व जाता है अबू बकर सिकाऊ के हाथ में, और यह जो अबू बकर सिकाऊ है यह मोहम्मद यूसुफ से भी ज़्यादा कट्टर और साथ ही ज़्यादा घातक इंसान था। वर्ष 2014 में इसके नेतृत्व में 300 स्कूली लड़कियों को किडनैप किया गया। और देखिए यह वही समय है कि जब एक मूवमेंट चला, एक आंदोलन चला, ब्रिंग बैक आवर गर्ल्स, अर्थात हमारी बच्चियों को वापस लाया जाए। लेकिन ये बच्चियां वापस नहीं आने वाली थी। इनको जो है कि इनका जो प्रयोग किया गया, कई बार इनको जो है कि इनको बेचा गया, इनके साथ जो है कि दुर्व्यवहार किया गया। और जो लड़ाके थे बोको हराम के, यह अपने लिए इन महिलाओं का यूज करते थे, अर्थात अपनी पत्नी की तरह इनका व्यवहार करते थे, मारते थे, पीटते थे, यह सब चीज़ें। लेकिन यहाँ बस बात इतनी नहीं है, इसमें बात और है कि यह लोग न सिर्फ इन 300 बच्चियों का रिकॉर्ड, चूंकि यह बहुत बड़ी घटना थी पूरे विश्व में पहली, आए दिन यहाँ पर क्या होता है 5 से 6 साल तक के बच्चों को भी यहाँ उठा लिया जाता है, जिनको यह चाहते हैं उठा लेते हैं और इनको प्रयोग किया जाता है आत्मघाती हमलों में। आप कहेंगे 6 साल, जी हाँ, ये 6 साल तो बहुत बड़ी बात है कि वर्ष 2017 में मैं बताऊं, एक छोटी सी बच्ची थी लगभग 5 से 6 साल की, और उसकी पीठ पर पहले बॉम्ब बांधा गया और बॉम्ब के ऊपर 2 साल के बच्चे को बांधा गया। जैसे आपने देखा होगा महिलाएं जो है कि जब काम करने के लिए निकलती हैं तो अपने पीठ पे बच्चे को बांध लेते, ठीक इसी तरह से बांधा गया। और सिर्फ इसलिए ऐसा किया गया ताकि इस बच्ची पर कोई शक ना करे, और इस बच्ची ने आत्मघाती हमला किया, उसमें दोनों बच्चे ना सिर्फ उड़े बल्कि कई लोगों की जान और गई। तो यह जो संगठन है यह इस प्रकार का ब्रेन वॉश करता है, इस प्रकार की जबरदस्ती क्रियाओं को अंजाम देता है। मतलब जो इनके चुंगल में फंस गए उनके पास कोई विकल्प नहीं है लौटने का, और इन सभी चीज़ों को करके क्या कर रहे थे, ये आगे। अब इस तरह से इनकी सीमाएं, जो इनकी जो घटनाएं हैं वो बढ़ने लगी, और वर्ष 2014 में आतंकी घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से नाइजीरिया विश्व में दूसरे नंबर पर आ गया। सोचिए इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहा था बोको हराम, जिसको मारने की और जिसको खत्म करने की बात कह दी गई थी। बाद में ये भी पता चला कि ISIS और जो है कि अन्य विश्व के जो आतंकी संगठन हैं, चाहे वो अफ्रीका के हों या अन्य देशों के, उनके साथ भी इनके गठबंधन है, इनकी बातचीत होती है और सैन्य सामग्री मिलती है। चूंकि नाइजीरिया में पेट्रोलियम भी पाया जाता है, उसके अलावा अन्य मिनरल्स भी पाए जाते हैं, उस पर इनका नियंत्रण है। सरकार चूंकि वहां पे कमजोर है, इन सभी चीजों का यह फायदा उठाते हैं। यह जो है कि यूनाइटेड नेशंस के मिशन पर भी जो नाइजीरिया में चलाए जाते हैं उसको भी रोक देते हैं। अब हुआ क्या कि यहाँ 2014 में ही नाइजीरिया की सीमाएं, चूंकि आपको पता है कि चाड, कैमरून और जो है कि इन अन्य देशों से मिलती हैं जिनका मैंने जिक्र किया, मार्च 2020 में इस संगठन ने चाड के अर्थात दूसरे देश के लगभग 100 सशस्त्र जो बलों की हत्या कर दी। सशस्त्र बल मतलब आर्मी के जवानों की यहाँ पे हत्या कर दी। अभी जो घटनाक्रम है यह 3 दिन पहले का है। 13 जून 2020 को 2 आतंकी घटनाओं के माध्यम से बोर्नो स्टेट, जहां पे इसकी उत्पत्ति हुई थी, वहां पर 60 से अधिक लोगों को मार दिया गया और घायलों की संख्या इससे ज्यादा है। यह हमला जो है कि इस्लामिक स्टेट इन द वेस्ट अफ्रीका नामक संगठन द्वारा किया गया। और एक ध्यान दीजिएगा, यह आपसे पूछा जा सकता है, यह जो इस्लामिक स्टेट इन वेस्ट अफ्रीका है यह बोको हराम का ही एक धड़ा, और इस संगठन ने अर्थात इस्लामिक स्टेट इन वेस्ट अफ्रीका ने पिछले लगभग जो है कि कुछ सालों में यहाँ पर हजारों लोगों की मृत्यु को अंजाम दिया है। और इस तरह से ये जो संगठन है यह अपनी आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से पूरे विश्व में डर पैदा कर। कुछ लोग इसीलिए कह रहे हैं कि जिस तरह से ISIS से लड़ने के लिए अधिकांश देश एक साथ जुटकर मिलजुल कर सामने आए थे, इसी तरह से इसको भी सामने ISIS से भी इसका एक बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है। ISIS ने इसको जो है कि सहयोग दिया, लेकिन बाद में यह जो दूसरा अबू बकर था, इसकी जो गतिविधियां थी इससे वो परेशान होकर इन्होंने अपने आप को कह दिया कि हम ISIS ने कह दिया कि हम अलग हो गए। लेकिन चाहे ISIS हो या बोको हराम हो या फिर उन्हीं के सम्मिलित स्वरूप से मिला हुआ ये इस्लामिक स्टेट इन वेस्ट अफ्रीका हो, जो कि बोको हराम का ही एक संगठन है, ये सभी संगठन क्या है, मानवीय सभ्यता के लिए खतरनाक है।
इसी के कारण बोको हराम को पूरे विश्व में अब न सिर्फ इस पर चूंकि प्रतिबंध तो पहले से लगा है, लेकिन इसको अब समाप्त करने की बात की जा रही है। इंडिया में तो कम इसको कवर किया गया है, लेकिन अगर आप जो है इंग्लिश के न्यूज़पेपर आप उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा यूरोप से लेकर अमेरिका और अन्य सभी जगहों पर इसको बहुत बड़ी खबर बनाया गया है। कारण यह है कि यह जो संगठन है जिस तरह से अपने पैर पसार रहा है और जिस तरह से इसका दायरा बढ़ता जा रहा है, ये पूरे अफ्रीका महाद्वीप के लिए चुनौती उत्पन्न कर सकता है। इनके पास यहाँ तक कि टैंक तक हैं। अगर आने वाले समय में और अत्याधुनिक हथियार इनके पास लगते हैं तो इनका जो पूरी आइडियोलॉजी है जिस तरह से मानवीय सभ्यता के खिलाफ, वो काफ़ी आगे बढ़ सकती है। खैर, ये इसमें इतना ही रखते हैं। ये पूरा संगठन था, इसके विषय में आपसे पूछा जा सकता है, प्रसार पूछा जा सकता है, संगठन पूछा जा सकता है, इससे जुड़े हुए नाम पूछे जा सकते हैं। आइए हम बात करते हैं दूसरी खबर पर, जो कि जेट जीरो योजना से संबंधित है। इसको समझने से पहले थोड़ा समझिए ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैसेस वह गैसेस होती हैं जिनकी मात्रा में वृद्धि से पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। जैसे आप कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है या फिर क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये कैसे होता है? ये इस वजह से होता है कि जो हमारा वायुमंडल है वह कई प्रकार की गैसों से मिलकर बना है। इन्हीं गैसों में जब ग्रीन हाउस गैसेस अर्थात ऐसी गैसेस की मात्रा बढ़ जाती है जो सूर्य से आने वाली और पृथ्वी से वापस अंतरिक्ष में जाने वाली ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। कुल मिलाकर आपको पता है कि दिन के समय में ऊर्जा प्राप्त होती है, रात के समय में पृथ्वी इस ऊर्जा ऊष्मा को फिर से अंतरिक्ष में भेज देती है। इसी के कारण दिन रात और ठंडी और गर्मी का हमको अनुभव होता है। लेकिन जब क्या होता है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ जाती है तो यह प्रक्रिया उसी रूप में नहीं चल पाती और इसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज होता है। लंबे समय से पूरा विश्व इन गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने का प्रयास कर रहा है और इसी क्रम में यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम ने यह घोषित किया था कि वह अपने देश को वर्ष 2050 तक शून्य जो है कि शुद्ध शून्य अर्थव्यवस्था अर्थात नेट जीरो इकोनॉमी के रूप में परिवर्तित करेगा। नेट जीरो इकोनॉमी का मतलब उस इकोनॉमी से है जिसके द्वारा जो कुछ भी उत्पादन होगा वो कार्बन फ्री होगा, अर्थात उससे वायुमंडल को कुछ नुकसान नहीं होगा। तो कुल मिलाकर इन्होंने यूके ने वर्ष 2050 तक का अपना टारगेट रखा था कि बस 2050 तक हम अपनी अर्थव्यवस्था में इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ला देंगे कि जो भी कार्बन उत्सर्जन या ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है वह नहीं होगा और हम अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यूके ने अनेक प्रयास किए हैं और इसी को प्रयास को आगे बढ़ाते हुए यूके ने नेट जीरो योजना पर कार्य करने की घोषणा की है। नेट जीरो का मतलब नेट जीरो यहाँ पर किससे संबंधित है? जेट जीरो से। अर्थात ध्यान दीजिए, पहले क्या है, इन्होंने नेट जीरो इकोनॉमी का लक्ष्य रखा। अब उस नेट जीरो इकोनॉमी को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर जगह ये क्या करेंगे, हर सेक्टर में जो भी कार्बन का उत्सर्जन होता है उस उत्सर्जन को जीरो करने का प्रयास करेंगे। तो अभी इन्होंने क्या किया है, जेट जीरो योजना प्रस्तुत की है। और जेट जीरो का मतलब है कि जो भी यहाँ पे जेट चलेंगे उससे होने वाला उत्सर्जन जीरो होगा। अर्थात आपको पता है कि जो ये आपके विमान क्षेत्र होते हैं, नागरिक उड्डयन होता है, इससे बड़ी मात्रा में जो है कि ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं और यह ग्रीन हाउस गैसेस को रोकने का एक पहल इन्होंने किया है जेट जीरो, अर्थात जेट के द्वारा निकलने वाले उत्सर्जन को जीरो करना। इनका जो प्रमुख उद्देश्य, पहला उद्देश्य रखा गया है वह रखा गया है अटलांटिक पारगमनीय उड़ानों को कार्बन मुक्त करना। अर्थात आपको पता है कि अटलांटिक महासागर में यूके है, तो यूरोप और अमेरिका वाले देशों में अधिकांश जो है कि यह अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रेवल होता है इसी ट्रेवल में जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है इसको कम करने का प्रयास इन्होंने करने का एक टारगेट बनाया है। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए जेट जीरो काउंसिल का भी गठन किया गया है। इन्होंने कहा है कि जेट जीरो काउंसिल का गठन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उड्डयन क्षेत्र से जुड़े लोगों को, पर्यावरण क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को, सरकारी संगठनों को और साथ ही साथ उन सभी हितधारकों को एक मंच पर लाएं जो कि क्या करते हैं, इस जेट जीरो योजना को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब एक आप प्रश्न करेंगे कि
क्या इससे ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन रुक जाएगा? तो देखिए इसका मतलब ये है कि टोटल जो भी ग्लोबल इमिशन होता है, वैश्विक जो उत्सर्जन होता है, इस वैश्विक तापन में वाणिज्यिक उड्डयन क्षेत्र का जो योगदान है वह 5%। ध्यान दीजिए, पूरे ग्लोबल वार्मिंग में जो वाणिज्यिक उड्डयन है इसका योगदान 5% है, जबकि टोटल ग्रीन हाउस गैस से जबकि CO2 के उत्सर्जन में इसका योगदान केवल और केवल 2.4 है। अर्थात जो भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जाता है उसमें इसका योगदान सिर्फ 2.4 है। लेकिन आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अन्य गैसें भी क्या हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं, अर्थात ग्रीन हाउस गैसेस की कैटेगरी में आती हैं। तो यह जो होती हैं ये 5% का योगदान देता है वाणिज्यिक उड्डयन टोटल ग्रीन हाउस गैसेस के में। अब लंबे समय से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक उड्डयन और हरित उड्डयन को बात की जा रही है, इसमें जेट उड्डयन जो है ये भी क्या हो सकता है, सहायक हो सकता है। आने वाले समय में देखना होगा कि क्या यह जो पहल की गई है क्या विश्व के अन्य देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर विश्व के अन्य देश भी इसमें शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं क्या है, ये बहुत अच्छी पहल शामिल हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे अपील करता हूँ आज के लिए कि हम जिस सिस्टम से रिकॉर्ड कर रहे हैं इसमें वॉइस कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा है, तो हो सकता है थोड़ा सा आज आवाज़ में लेकर आपको दिक्कत है, कुछ टेक्नोलॉजिकल मैं दिक्कत का सामना कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसको और सही करके मैं आप तक दूं। लेकिन फिर भी अगर कभी आवाज़ कम और ज़्यादा हो जाए तो इसको थोड़ा सा मैनेज करिएगा। नागरिक उड्डयन से होने वाले, अर्थात जो ये उत्सर्जन होता है, नागरिक उड्डयन से होने वाले ग्रीन हाउस उत्सर्जन में भी यात्री परिवहन का योगदान 81% है और 19% का योगदान माल परिवहन का। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर यह जो नागरिक या यात्री परिवहन के लिए जो विमान यूज होते हैं, अगर हम इसमें कटौती करके, अर्थात इसके द्वारा ग्रीन हाउस गैसेस में होने वाले कटौती को हम रोक लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारा लक्ष्य है कि हम ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट को 1.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक रोकें, यह रोक सकते हैं। कुल उड्डयन के द्वारा होने वाले उत्सर्जन में 70% जो गैस निकलती है, अर्थात उड्डयन में जो भी गैसेस निकलती हैं उसमें 70% का योगदान CO2 का होता है। और CO2 आपको पता है ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक ग्लोबल वार्मिंग की प्रमुख गैस है। इसके अलावा इसमें से जलवाष्प भी निकलता है और नाइट्रस गैस भी निकलती है। और ये जलवाष्प और नाइट्रस गैसें हैं जब वायुमंडल में जाती हैं तो अनेक प्रकार की क्रिया करके यह क्या करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्रिएट करती हैं। इसके साथ साथ इसमें जो है कि कुछ कणकीय पदार्थ निकलते हैं। कणकीय पदार्थ मतलब बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन है, सल्फेट्स है, कालिख जैसी आदि जो गैसेज होती हैं उनको शामिल किया जाता है। अब देखिए जब ये कणकीय पदार्थ जाते हैं तो इनका कलर अगर वाइट कलर का होता है, तो मान लीजिए वाइट कलर के छोटे छोटे कण वायुमंडल में जब तैर रहे हैं तो सूर्य से आने वाली जो सूर्य की किरणें इसको क्या कर देंगे, परावर्तित कर देंगे। और जब परावर्तित कर देंगे तो ऊष्मा क्या होगा, जमीन तक नहीं आ पाएगा। तो यह इससे क्या होगा, कम तापमान प्राप्त होगा। लेकिन इसके उल्टा अगर जो ये कणकीय पदार्थ हैं ब्लैक कलर के हैं, तो आपको पता है ब्लैक कलर के जो कण होते हैं ऊष्मा का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। और जब यह ऊष्मा का अवशोषण करते हैं तो इससे क्या होगा, यह ऊष्मा बढ़ने लगेगी, ग्लोबल वार्मिंग का क्या हो जाएगा, कारण बन जाएगा। तो कुल मिलाकर इससे जो कणकीय पदार्थ निकलते हैं, यह कणकीय पदार्थ किस कलर के कितने निकलते हैं इस पर मैटर करेगा। तो प्रयास यह किया जा रहा है कि जो ब्लैक कलर के कणकीय पदार्थ हैं वह बिल्कुल ना निकलें, क्योंकि यह ब्लैक कलर के कणकीय पदार्थ क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि ये तापमान का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर यह भी ध्यान देना होगा कि यह जो पूरा प्रयास है यह किया तो जा रहा है और ये सफल हो जाए, ये बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा होता है तो विश्व के अन्य देशों के लिए भी यह उदाहरण बनेगा और अन्य देश की जो विमान की कंपनियां हैं वो भी इसमें सुधार करेंगे। हालांकि एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि यह कोई नया प्रयास बिल्कुल नहीं है। वर्ष 2016 से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कम करने का प्रयास कर रहा है और इसने जो नए बनने वाले विमान हैं उसके लिए अपनी गाइडलाइन जारी कर रखा है और इसने कह रखा है कि जो CO2 का उत्सर्जन इस कम किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हमने देखा जो जेट जीरो योजना है, इस योजना के माध्यम से जो
अचीव करना चाहता है यूके, वो कहीं ना कहीं जो आपका अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है उसी के एक नेक्स्ट चरण के रूप में हम इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और समझिए कि क्या ऐसा करने वाला यूके एक मात्र देश है? उसका उत्तर होगा नहीं। हाँ, ये जरूर है, जेट जीरो योजना यूके की है और जेट के क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाला देश अभी जो सामने है वह केवल और केवल जो है कि यूके है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कहती है कि सितंबर 2019 तक 66 कंट्री ने 2050 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का लक्ष्य रखा है और यही लक्ष्य क्या है आपको यूके के संदर्भ में दिखाई देता है। तो जिस तरह से यूके आगे बढ़ रहा है यह बस क्या है, उसने एक ऐसा क्षेत्र चुना जिसको हम अभी बहुत वरीयता नहीं दे रहे थे, इसलिए अलग है। अदरवाइज लगभग 66 कंट्री सितंबर 2019 की डेटा के अनुसार ही अपने जो कार्बन उत्सर्जन है उसको शून्य करने का प्रयास 2050 तक करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी में नवंबर 2019 में न्यूजीलैंड द्वारा जारी किया गया जीरो कार्बन बिल भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो जीरो कार्बन बिल प्रस्तुत किया गया था नवंबर 2019 में न्यूजीलैंड के द्वारा और न्यूजीलैंड ने इस बिल के माध्यम से यह कहा था कि 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को पूर्णतः समाप्त कर देगा और जब पूर्णतः समाप्त कर देगा तो क्या होगा कि जीरो नेट कार्बन का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसके देश के अनुसार से। अब देखिए ये कहा यह गया है कि हम आने वाले समय में क्या करेंगे, न्यूजीलैंड के द्वारा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में हम कोई भी मीथेन को छोड़कर किसी भी अन्य गैस का उत्सर्जन नहीं होने देंगे 2050 के बाद। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें इन्होंने मीथेन छोड़ा है, क्योंकि मीथेन का जो उत्सर्जन होता है उसमें कटौती करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इसमें भी इन्होंने कहा है कि 2050 तक हम मीथेन में भी 47% की कटौती करेंगे, अर्थात जो 100 यूनिट का उत्सर्जन आज होता है वह 2050 तक लाए जाके हम उसको 47 यूनिट करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मीथेन का थोड़ा सा उत्सर्जन होता रहेगा, बाकी जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके यह जो है कि उत्सर्जन पर यह रोक लगाने का एक प्रयास चल रहा है। तो कुल मिलाकर जो न्यूजीलैंड का जो कॉन्सेप्ट है, जो यूनाइटेड नेशंस के 66 कंट्री का जो कॉन्सेप्ट है, उसी प्रकार का कुछ एक कॉन्सेप्ट जो कि जीरो जेट की योजना के सामने रूप में सामने आया है यूके का, ये भी है। और इन सभी देशों का कॉन्सेप्ट एक ही है, वह क्या करना, हमें नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन इमिशन को प्राप्त करना है। आने वाले समय में देखना होगा कि यह कितना सफल हो पाता है। आइए अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी खबर पर, जो कि संबंधित है बैंकों के निजीकरण का विचार। भारतीय बैंकों के सामने अनेक चुनौतियां, आपको भी पता है, हमें भी पता है, और समय समय पर अनेक इन चुनौतियों के समाधान के लिए अनेक विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। इसी क्रम में एक नया विचार यह आया है कि बैंकिंग क्षेत्र को स्ट्रेटेजिक सेक्टर में शामिल कर दिया और स्ट्रेटेजिक सेक्टर में शामिल करने के बाद कुछ समय बाद इसका निजीकरण कर दिया जाए। निजीकरण अभी 1-2 दिन में नहीं हो रहा, स्वाभाविक है, कोविड-19 का समय है, इस समय तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर इसको स्ट्रेटेजिक सेक्टर में शामिल कर दिया जाता है, इसका मतलब है कि भविष्य में इसका जब भी जरूरत पड़ेगी इसका निजीकरण किया जा सकता है। हाल में जो सूचनाएं आ रही हैं उनके अनुसार सरकार यदि इस पूरे कॉन्सेप्ट को आगे लेकर बढ़ती है, अर्थात स्ट्रेटेजिक सेक्टर के कॉन्सेप्ट को आगे लेकर बढ़ती है, तो भविष्य में सिर्फ 4 पब्लिक सेक्टर अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अलावा अन्य जो भी बैंक हैं सार्वजनिक क्षेत्र के, उनका निजीकरण कर दिया जाएगा। अब निजीकरण करने के क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है इसको इसमें कहा जा रहा है कि हम सुधार करना चाहते हैं। सरकार का ये मानना है कि हम निजीकरण करके ये सुधार करना चाहते हैं। किस क्षेत्र में सुधार? कि ये इनका कहना है कि जो सरकारी बैंक हैं इनका एनपीए बहुत ज़्यादा है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऐसे लोन जो सरकारी बैंकों ने दिए हैं जो वापस नहीं आए। जैसे पीएनबी का भी केस देखा था आपने, नीरव मोदी का जो केस देखा था, तो कुल मिला के क्या है कि पैसे लेके लोग चले गए। तो इस प्रकार का कहा जा रहा है कि सरकारी बैंकों का एनपीए ज़्यादा है। हालांकि सरकारी बैंकों का एनपीए ज़्यादा है, इसमें गरीब आदमी का थोड़ी ज़्यादा है, इसमें तो उद्योगपतियों का खैर एक अलग विचार है। दूसरा कहा जा रहा है काम जो है कि सरकारी जो बैंक है उनके ऊपर काम का बोझ है, समय पर भुगतान नहीं होता है, सरकारी हस्तक्षेप होता है, प्रबंधन में कम स्वायत्ता है, ऐसी जैसी समस्याएं जो कि सरकारी बैंक अपने रिपोर्ट्स में प्रस्तुत करती रही हैं,
इन्हीं प्रॉब्लम्स, इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर सरकार यह कह रही कि इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान है, और वह क्या है, इन बैंकों का निजीकरण कर दें। अब जब यह कह रहे हैं कि जब हम निजीकरण करेंगे तो इससे क्या होगा, जो बेसिक स्ट्रक्चर है बैंकिंग सेक्टर का वही बदल जाएगा, और जितनी प्रॉब्लम हो क्या उनका क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। हालांकि थोड़ा सा सरकारी बैंकों की पहले भूमिका समझ लीजिए, फिर मैं बताता हूं निजी जो क्षेत्र के बैंक हैं उनकी क्या मंशा है दरअसल। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जितने भी दीर्घकालिक ऋण मिलते हैं सरकारी योजनाओं के लिए या जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, ये सरकारी बैंक ही देते हैं, प्राइवेट बैंक नहीं दिए जाते, प्राइवेट बैंक द्वारा नहीं दिए जाते। आपने देखा होगा कई बार बात आती है एमएसएमई को जो है कि ऋण देना है, कृषि सेक्टर को देना है, व्यापार संबंधी नीतियों और सरकारी योजनाओं के लिए ऋण देने की जब बात आती है तो कौन से बैंक देते हैं, सरकारी बैंक देते हैं। ग्रामीण और सुदूर क्षेत्र जो रिमोट एरियाज हैं उसमें अगर कोई बैंकिंग सेक्टर दिखाई देगा तो आपको एचडीएफसी नहीं मिलेगा, उसमें कौन से मिलेंगे आपको, यह छोटे मोटे जो सरकारी बैंक होते हैं, रूरल रीजनल बैंक होते हैं। कुल मिलाकर यह जो सरकारी बैंक है इनका उद्देश्य क्या होता है, सिर्फ फायदा देखना नहीं है बल्कि बैंकिंग सुविधाओं का प्रसार करना। अगर यह बंद होते हैं तो इसका मतलब है कि जितनी चीजें हमने बताई सर जो सरकारी बैंकों के संदर्भ में यह नहीं होंगी, इन सभी की जिम्मेदारी होगी प्राइवेट सेक्टर पर, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा नहीं चल रहा। आपको पता है कुछ समय पहले यस बैंक का जो है कि वो डूबने के कगार पर आ गया। इसी के साथ साथ आप चाहे आप आईसीआई ले लीजिए, एक्सिस बैंक ले लीजिए, इनके जो एपेक्स लेवल पर अर्थात उच्च लेवल पर जो बैठे हुए अधिकारी हैं उन पर कई प्रकार के करप्शन के जो है कि आरोप लगे हैं। अब बताइए जो बैंकों को लीड करने वाले लोग हैं उन पे ही करप्शन के चार्ज हैं, और ऐसे ही बैंकों को हम और बढ़ाने का प्रयास करें। जब नोटबंदी का समय था तब भी आपने देखा था कि प्राइवेट बैंकों ने कई प्रकार की धोखाधड़ी की थी, ये बात सामने आई थी, कई बैंकों के ऊपर केस भी हुए थे। और दरअसल जो ये निजी क्षेत्र के बैंक होते हैं इनका उद्देश्य होता है मैक्सिमम क्या करना, प्रॉफिट कमाना। तो इनके लिए सामाजिक कल्याण की जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती इनका कोई मतलब नहीं होता। अब जब इनका कोई मतलब नहीं होता तो इस सभी चीज़ों को क्या करते हैं, प्रोफेशनल तरीके से देखते हैं, और उन प्रोफेशनल तरीकों में सामाजिक कल्याण नहीं होता, और इसके वजह से व्यक्ति का जो एक जुड़ाव है बैंकिंग सेक्टर से वह नहीं हो पाता। आप खुद देखिए कि आप एक जो है कि अगर प्राइवेट बैंक में जाते हैं, बड़े बैंक की मैं अगर बात करूं तो उसमें अकाउंट ओपन करवाने के लिए कम से कम आपको 10,000 रुपये चाहिए होता है। तो कुल मिलाकर ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी प्राइवेट बैंक सरकारी बैंकों से अच्छा कार्य कर रही हैं। प्रॉफिट के मामले में अगर हम देखें तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकारी बैंक बिल्कुल खराब हो जाए, दरअसल ज़रूरत है रिफॉर्म की, लेकिन सरकार कह रही है कि हम यही रिफॉर्म करना चाहते हैं, और उस रिफॉर्म का वह विकल्प क्या बता रहे हैं कि वह विकल्प बता रहे हैं निजीकरण। जबकि अधिकांश समीक्षकों का मानना है कि नहीं, इसका उद्देश्य जो है कि इस रिफॉर्म का उद्देश्य निजीकरण नहीं होना चाहिए बल्कि इसमें सुधार होना चाहिए। आप सरकारी हस्तक्षेप करते हैं, किसको लेन दिया जाना है किसको नहीं दिया जाना है, आप जो है कि पहले योजनाएं चलाते हैं, ऋण दिलवाते हैं, फिर उसको माफ कर देते हैं। साथ ही साथ जो सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं उनको हर प्रकार की डिसीजन लेने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होती है। तो कुल मिलाकर कई प्रकार की जटिलताएं हैं, इन जटिलताओं को दूर ना करते हुए हम क्या कर रहे हैं, निजीकरण का विचार कर रहे हैं। अब देखिए निजी क्षेत्र आखिर काम कैसे अच्छा करता है, वो इस वजह से अच्छा कर पाता है क्योंकि जो शीर्ष पर बैठे लोग हैं उस पद पर कौन बैठेगा, ये क्या करता है, गवर्निंग बॉडी जो होती है, जो वहाँ के निदेशक मंडल के लोग होते हैं वह तय करना है। बिजनेस कैसे करना है, अर्थात किसको लोन देना है नहीं देना है, किस प्रकार की पॉलिसी अपनाना है, ये बैंक खुद तय कर पाता है। किस प्रकार के संसाधन अर्थात किस प्रकार के लोगों को हायर करना है, किस प्रकार के लोगों को फायर करना है, ये खुद डिसाइड करते हैं। साथ ही साथ जितने भी निर्णय होते हैं सभी निर्णयों को लेने में ये सक्षम होते हैं, जबकि सरकारी बैंकों में इन सभी चीज़ों का क्या होता है, अभाव दिखा। वहाँ पर सरकारी हस्तक्षेप क्या है, ज़्यादा है, और सरकारी हस्तक्षेप ज़्यादा होने के कारण उनके निर्णय लेने की क्षमता क्या है, कम होती है। तो इसी के साथ साथ ये कहा जा रहा है कि जितनी चीज़ें आप देख पा रहे हैं प्राइवेट बैंक के संदर्भ में, वही चीज़ें आप सरकारी बैंकों को दीजिए, सरकारी बैंक भी अच्छा करेंगे। इसी के साथ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ये पता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर डिफॉल्टर हो जाता है तो उसकी संपत्ति बेचकर
या किस तरह से पैसा वापस लिया जाए। तो कई बार क्या होता है कि यह जो सरकारी बैंकों के लिए जो ये नियम है थोड़ा सा ये शिथिल पड़ता है, वो पैसा रिकवर नहीं हो पाता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए और सरकारी बैंकों के अनुकूल बनाया जाए। इसी के साथ साथ कहा जा रहा है कि थोड़ा सा स्वायत्ता दिया जाए, और स्वायत्ता इसलिए दिया जाए कि जब भी कोई मान लीजिए लोन दिवालिया, कोई व्यक्ति है, कंपनी है जिसने लोन लिया था सरकारी बैंक से, अगर वो अपने आप को दिवालिया घोषित करता है तो नेगोशिएट तो कर सकें कम से कम सरकारी बैंक। अभी क्या है कि नेगोशिएट नहीं कर पाते। नेगोशिएट इसलिए नहीं कर पाते कि कई बार ये होता है कि मैनेजर या उच्च पदों पर बैठे हुए जो सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं उन पर आरोप लग जाएगा कि पहले आपने लोन दिया फिर आप उससे नेगोशिएट कर रहे हैं, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं। तो कई प्रकार की ऐसी भी बातें आती रहती हैं। और साथ ही साथ जो सरकारी बैंक हैं इनका जो गवर्नेंस का जो मॉडल है वह अभी बहुत उलझा हुआ है। इसी के लिए आपको पता है बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया गया था, जिसकी जिम्मेदारी थी कि किस बैंक के किस पद पर कौन सा व्यक्ति अपॉइंट होगा। लेकिन अभी भी बैंक बोर्ड ब्यूरो उस तरह से कार्य नहीं कर पा रहा था जिस कॉन्सेप्ट से लाया गया था। और इसी के कारण कहा जा रहा है कि अभी भी जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं वह अपनी जटिलताओं से उबर नहीं पाए हैं। लेकिन इसका कोई भी विकल्प जो है कि सिर्फ और सिर्फ निजी क्षेत्र को सौंप देना नहीं है, क्योंकि निजी क्षेत्र के बैंक भी जो बड़े बैंक हैं 2-3 उनको छोड़कर बाकी निजी क्षेत्र के बैंक भी कई प्रकार की क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। और अगर यही बैंक क्राइसिस का सामना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक करने लगे भविष्य में जाकर, तो ना तो सामाजिक कल्याण का लक्ष्य प्राप्त हो पाएगा, ना बैंकिंग लिटरेसी पहुंच पाएगी सभी तक, और ना ही बैंकिंग सुविधाएं सभी लोगों तक पहुंच पाएंगी। कुल मिलाकर यही आज का डिस्कशन था। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।